धन्यवाद मैडम। आदरणीय निदेशक महोदय, सभी विभागाध्यक्ष, सभागार में उपस्थित विवेकानंद परिवार के सदस्य, आप सभी को प्रणाम। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो 4 हेडिंग्स में हम इसको बांट सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, भ्रष्टाचार क्यों होता है और भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम भारतीयों को हम लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या होता है और कैसे होता है। केशव जी ने हेडिंग से बता दिया आप लोगों को। लेकिन भ्रष्टाचार होता क्यों है? क्या कोई बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही भ्रष्टाचारी बन जाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जहाँ पे सवाल आता है क्यों, वहाँ पे चर्चाएं दूसरी दिशा में मोड़ दी जाती हैं कि आखिर जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं। कुछ चीज़ों के जवाब शायद न साइंस दे सकती है न समाज दे सकता है कि भ्रष्टाचार आखिर क्यों होता है। साइंस के पास कोई इसका वो नहीं है कि वो बता दे कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। समाज भी बस उसके लिए कुछ नियम बना सकता है कि इसको हम कैसे, इसका दमन किया जा सकता है, रोका नहीं, दमन किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं इस सदी के, जैसे फ्रायड हो गए, निश्चय हो गए और इमैनुअल कांट हो गए, उन्होंने कुछ बातें जानने की, जो फ्रायड इस सदी के सबसे, जो फ्रायड का नाम आप देखिएगा, एडमंड फ्रायड को डाल के, कि उन्होंने मनोविज्ञान, मनुष्य के मस्तिष्क पे लेके जो क्या सोचता है, वो क्या विचार करता है, एक बच्चा, एक बड़ा, एक बूढ़ा, काफ़ी स्टडीज उस पर की। तो पाया कि जब बच्चा एक पैदा होता है तो एक कोरा कागज मान लीजिए आप उसको, लेकिन वहाँ से शुरुआत होती है संस्कारों की। वहाँ से उसमें डाली जाती है कुछ चीज़ें जो आगे जाके विकृत रूप लेती हैं और वो भ्रष्टाचार की दिशा में ले जाती हैं उसको। तो अगर हम एक साधारण सी डेफिनेशन दें भ्रष्टाचार की, कि भ्रष्ट आचरण ही भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्ट आचरण क्या होता है? बहुत से लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं कि समाज के अनुकूल जो कार्य नहीं करते हैं वो भ्रष्ट आचरण हो गया, कुछ नियम बनाए हैं, रीति रिवाज हैं, उनको जो फॉलो नहीं करे वो भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। ये मेरा मानना भी नहीं, एक्चुअली मैंने भी जाना ही है इधर उधर से। वो ये है कि भेड़ चाल ही भ्रष्टाचार है। यांत्रिक रूप से जीवन जीना ही भ्रष्टाचार है। सोए सोए जीवन जीना ही भ्रष्टाचार है। समझ रहे हैं? यांत्रिक जीवन, मशीन की तरह चले जा रहे हैं, ना कुछ पता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार पैदा होता है। कोई जागरूकता नहीं है जीवन में। जहां भीड़ ले जा रही है वहां चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है पत्थरबाजी कर रही है, हम भी चले जा रहे हैं। अपना कोई विवेक जागृत नहीं है, वो भ्रष्टाचार है। जो मनुष्य जागरूक है वो कभी भी भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए विजिलेंट जो हम बोलते हैं, जागरूकता किसी भी चीज के प्रति, एक बहुत बड़ा टर्म है। कह लीजिए जागरूकता ही जीवन है। तो अगर हम बात करें कि क्यों होता है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन क्यों होता है। इसके 3 कारण हैं मैंने पाए। एक है गरीबी। गरीबी एक तरह से, जो कंट्री की अगर रैंकिंग देखें, जो उन्होंने बताई सीपीआई की, गरीबी। मान लिया इस हॉल में कुछ चीज़ें हैं, 25 समोसे हैं, खाने वाले 100 लोग हैं,
तो ऑलरेडी एक इनसिक्योरिटी की भावना आएगी कि शायद मुझे मिले ना मिले, या कोई फेवर करके वो समोसा खा लेगा। अगर 100 लोग हैं, 100 समोसे हैं, तो फिर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। तो संपन्नता एक पहलू हो सकता है, अगर समाज में संपन्नता है, कि भ्रष्टाचार से एक, कह लीजिए आप, एक कदम दूर जा सकते हैं। जो समाज संपन्न है वो भ्रष्टाचार से थोड़ा सा दूर जा सकता है। लेकिन एक रिक्शे चलाने वाला या जो एक मजदूर आदमी है, वो सुबह से शाम तक 50 रुपए का हेर फेर करता है, उसके लिए जायज़ है। लेकिन एक करोड़पति आदमी, ऑलरेडी बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो करोड़ रुपए का हेर फेर करता है, ये कहाँ से नियम बना है, ये कहाँ से उसके दिमाग में आती है? तो उसके लिए 2 चीज़ें अलग से हैं। एक है इनसिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं भय, और दूसरा है लोभ। फ्रायड ने एक अपनी बुक लिखी थी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। उसने कहा था कि एक आम आदमी को 2 चीज़ों से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या तो भय के कारण या लोभ के कारण। आप उसे कुछ भय दिखाइए या कुछ प्रलोभन दीजिए, तो वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन सिर्फ कंट्रोल में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो मनुष्य जो है, लोभ और भय इसलिए कि जैसे कि बताया कि कोरोना काल है, जिनके पास पैसा था उन्होंने ठीक किया, उन्होंने इलाज कराया। तो मनुष्य सोचता है कि अगर मेरे पास भी हो तो कल के दिन अगर मेरे को कुछ बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, बाई चांस कुछ भी होता है, तो अगर मेरे पास सिक्योरिटी रहेगी तो मैं अपना जीवन बचा सकता हूँ। जीवन को बचा के रखने की चीज़ को हम भय कहते हैं। किसी तरह मैं बचा रहूं, ये भय है। दूसरा है लोभ। लोभ जो है, ये एक बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीमारी से भी बढ़ के है। एक एग्जाम्पल हम मान लें, एक अरबपति आदमी है, एंडोकार्गी हुआ अभी पिछले दशक में, उसकी मौत हुई। जब वो मरा तो उसके अकाउंट को चेक किया गया तो $4.5 अरब थे। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप तो समृद्ध होकर मर रहे होंगे, आपके पास तो काफ़ी पैसा है, आप तो अपने जीवन में फुलफिलमेंट, कृतकृत्यता जिसे बोलते हैं, वो तो आई होगी आपके जीवन में। उन्होंने कहा कृतकृत्यता, मेरा लक्ष्य तो 10 अरब डॉलर का था, मैं तो गरीब मर रहा हूँ। तो ये प्रवृत्ति जो है, ये लोभ है। मनी जो शब्द बना है वो मोशन से बना है, जो चलायमान है। जो पैसा एक जगह रख दिया गया है, वो पैसा देश के विकास में कभी काम नहीं आएगा, मनुष्य का उससे कोई उत्थान नहीं हो सकता। और जो जिसका पैसा है उसका भी कभी ना उसने उसको भोगा, ना उसने उसका यूज़ किया, ना उसको समाज हित में लगाया, कुछ नहीं यूज़, वो कूड़ा है। तो ये जो बीमारी है, ये आती है संस्कारों से। इसके लिए जागरूक होना है। ठीक है, गरीबी के लिए हम जो है थोड़ा समृद्धता ला सकते हैं समाज में। वो सरकार पॉलिसी बनाए, कुछ ऐसी नियम रेगुलेशन बनाए कि ठीक है, जो इंडस्ट्री का विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, विश्व का विकास हो। ठीक है, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है लाइफ में। अगर सिक्योरिटी नहीं है, आप भय में जी रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो लोभ है, आपको शायद पता हो, जो ये लोन वगैरह का सिस्टम बनाया गया है, ये भी इसी सोच में बनाया गया था कि जो लोभ है उससे आदमी बच सके। जो उसने अभी तक कमाया नहीं है, जो कमाया जाने वाला है, उस मनी को भी मोशन में डाल दिया जाए, समाज विकास में डाल दिया जाए। तो इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। और जागरूकता यही कौन बताएगा कि एक बच्चा जो है, जब हम उसको स्कूल में भेजते हैं तो पूरी नींव उसकी रखी जाती है महत्वाकांक्षा पे। वो देखता है कि मेरे घर में किसको वैल्यू दी जा रही है, मेरे माँ बाप, मेरे रिलेटिव में जो है, या समाज ही किसको वैल्यू दे रहा है, पैसे को।
अरबपति आदमी के आदमी आगे खड़ा हो जा रहे हैं और ना कोई वो नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, जबकि ठीक है। तो वो जो संस्कार उसके दिमाग में पड़ते जा रहे हैं वो बहुत गहरे में जाके लोभ को पैदा करते हैं। और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हम जो है जीवन केवल मन, अगर हम मन के 10 हिस्से कर दिए जाएं तो केवल 1 हिस्से से जीते हैं हम जीवन। बाकी के 9 हिस्से जो है वो जो हमारे संस्कार हैं वो एकत्रित करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हम लोग, अगर हमारा मन जो है एक 3 मंजिला इमारत है, जब हम अभी बात कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं तो एक कॉन्शियस माइंड है, आप इसमें विश्लेषण कर रहे होंगे, ये क्या बोल रहा है, अभी क्या होने वाला है, बाद में क्या होगा, शाम को क्या होगा, ये सब कॉन्शियस माइंड है। एक सब कॉन्शियस माइंड है जो अभी आपको उसके बारे में पता नहीं है। जब आप सोएंगे या जब आपको कोई घूस देगा या जब आपको कोई क्रोध दिलाएगा या जब बच्चा कोई शैतानी करेगा या जब आपके कुछ एक्सीडेंट होने वाली, कुछ भी ऐसी घटना होने वाली होगी, उसमें वो उजागर होगा। एक और है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, वो और गहरा है। उसमें वो संस्कार हैं जो आपको भी नहीं पता कि मेरे अंदर कब पड़े हैं। एक तरह से मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, पूरा जीवन ड्राइंग रूम से जीते हैं। जो बाहर का परकोटा है, हमने ड्राइंग रूम तो अपना सजा कर रखा हुआ है। कोई बाहर से आता है तो हम लोगों को ड्राइंग रूम दिखाते हैं और वहीं से उसको विदा कर देते हैं। अंदर क्या पड़ा है ना हमें पता है, ना दूसरे वाले को कभी पता चलने देते हैं हम लोग। तो ये जो अंदर पड़ा है ये कौन बताएगा? मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे नोन में कई सीनियर लोग हैं, इवन वरिष्ठ IAS IPS लोग भी हैं, और जो कई लोगों को मैं जानता हूँ 20 से लेके 70 तक के लोगों को मैं जानता हूँ। और कभी जब हमारे थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो यही चलता है कि डॉक्टर साहब सब कुछ है जो भी था। मैं एक उदाहरण, नाम नहीं लूँगा, एक उदाहरण से देता हूँ। एक वरिष्ठ IPS हैं, उनका एक दिन फ़ोन आया मेरे पास कि रमेश जी, बाकी तो सब कुछ ठीक रहा जीवन, लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन ऐਵੇਂ ही कट गया। तो ये जो बात है जो उन्होंने मेरे से कही, अगर ये बात वो एक समाज के आगे कहें या अपने परिवार में ही कह दें, लेकिन कहता नहीं आदमी। मैंने कहा ना, आदमी बाहरी परकोटे से जीता है, ड्राइंग रूम से जीता है। अंदर की बात वो सिर्फ या तो किसी अनजान को बता सकता है या फिर कभी कभी जो जागरूक आदमी है वो अपने से बोल सकता है। अब क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार को निवारण के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो है सरकार जो करती है कि रूल्स रेगुलेशन बनाए। आप किसी ने अगर 100 रुपये भी घूस ली है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए कि उसको ये सज़ा मिलनी है। एक है कि समाज को थोड़ा समृद्ध बनाया जाए, वो भी सरकार करती है। अपने स्तर से समाज को समृद्ध बनाया जाए, विज्ञान का विकास हो, साथ साथ में जो उद्योग हैं उनका विकास हो, हर एक को खाना मिले, संपन्नता समाज में आए, तो उससे भी कम होगा। और तीसरा है समाज में जागरूकता लाई जाए। जागरूकता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई यूँ कहे कि 100 रुपये लिए हैं पाप हो गया और उसको भगवान देख लेगा, नरक में भेज देगा, ये नहीं है। जो है वो अभी है, यहीं पे होने वाला है। बाद में मरते वक्त आदमी को ये ना लगे कि जीवन व्यर्थ बीत गया, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और नियम जो है किसी भी चीज़ को दबाते हैं, खत्म नहीं कर सकते। एक चीज़ को अगर हम बोलें कि दबाना है और ख़त्म करना है, दोनों में डिफरेंस होता है। नियम से आप किसी भी चीज़ को दबा देंगे, दमन हो सकता है। जैसे कि वो परसों कुछ बोल रहे थे तो कि कोई कम तोलता था तो उसके हाथ काट देता था। ऐसे भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं, लेकिन उनसे वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई।
दब जरूर गए, क्रांतियां हुई फिर, लेकिन खत्म नहीं हुई। खत्म होने के लिए मनुष्य को खुद जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीवन के प्रति जागरूकता होनी पड़ेगी, सत्यनिष्ठा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अभी हम दूसरे पर निर्भर हैं, अपने सुख के लिए भी और दुख के लिए भी। सुख के लिए भी हम दूसरे पर निर्भर हैं और दुख के लिए तो हैं ही। तो इसलिए थीम दी गई कि सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भर। एक मैं कहानी से बताना चाहूँगा, बस इसके बाद मैं विराम देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी कथा में अपने जीवन में एक कहानी लिखी अपने बारे में। उन्होंने लिखा कि उनका जो रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार था, 100 लोगों का परिवार था, ताऊ चाचे मामे सब एक साथ ही रहते थे। तो काफ़ी दूध आता था, दूध के सभी शौकीन थे, वो दूध उनके घर में आता था। तो उन्होंने देखा जो दूधिया है वो थोड़ा पानी मिला रहा है उसमें, मतलब दूध उस क्वालिटी का नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को रख दिया, मिल्क इंस्पेक्टर टाइप का एक आदमी रख दिया कि ये निगरानी करेगा कि कहीं दूध में पानी तो नहीं मिलाया जा रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर चेक किया तो दूध और पतला आने लग गया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, मैंने तो इंस्पेक्टर रखा था दूध चेक करने के लिए, निरीक्षक रखा था, दूध और पतला आ रहा है। तो उन्होंने फिर एक और बंदा रखा जो ये चेक करेगा कि कहीं ये जो दूध निरीक्षण कर रहा है, ये निरीक्षक जो है, कहीं ये उससे घूस तो नहीं ले रहा है, कहीं इसको कुछ तो नहीं दे रहा है। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद चेक किया तो दूध और पतला आने लग गया। तो फिर उन्होंने अपने ही परिवार में से अपने भाई को बोला, एक उसके भतीजे को, कि आप तुम देखो कि ये जो है दूध पतला क्यों आ रहा है। उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ। फिर 10 दिन बाद फिर चेक किया तो इस बार हद हो गई। जो दूध का कैंटर उनके घर में आया था उसमें एक मछली निकली। अब दूध कम था, पानी ज़्यादा था। तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि देख लिया, कहाँ तक करोगे, ये जो करप्शन है, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे। उन्होंने कहा निकालो, इस निरीक्षक को भी निकालो, पहला जो दूध आ रहा था वही ठीक था। तो कहने का मतलब ये है कि समाज की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी अपनी है। समाज हमेशा ऐसे ही था। 3000 साल पुरानी चीन में एक किताब लिखी हुई मिली है। उसमें लिखा है कि आज का समाज बहुत बिगड़ गया है, बहुत भ्रष्ट हो गया है, पहले का समाज अच्छा था। ठीक है, रामचंद्र जी का अगर रामचरितमानस का आप उत्तरकांड पढ़ेंगे उसमें भी लिखा था कि अभी का समाज तो इतना हो गया है, कलयुग ये होने वाला है, पहले का समाज अच्छा था। वो पहले का समाज कभी नहीं था, वो कभी आ ही नहीं सकता। समाज ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इसलिए जागरूकता, ये जितने भी सप्ताह मनाए जाते हैं, जितने भी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाए जाते हैं, इनका एक ही मकसद है कि एटलीस्ट आदमी जो सोए जीवन बिता रहा है वो जागरूक बने, थोड़ा सा जागरूक बने कि मैं कर क्या रहा हूँ। कहीं लास्ट में ऐसा तो नहीं होने वाला है मेरे साथ भी कि आए थे और चल दिए ऐसे ही। तो वो फीलिंग ना आए जीवन में, एटलीस्ट कुछ कृतज्ञता हम लेके जाएं, उसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आप लोगों सभी ने ध्यान से सुना। धन्यवाद।